गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत। परिचालन लागत क्या है? परिचालन या ऑपरेटिंग जो संस्थाएं ऐसी एक्टिविटी में संलग्न हैं जहां परिचालन से संबंधित या सेवा संस्थानों से संबंधित है, जैसे परिवहन विभाग, हॉस्पिटल, कैंटीन, जो मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं, वो एक डिपार्टमेंट के लिए स्वतंत्र सेवाओं के रूप में, परिवहन विभाग जैसे स्वतंत्र सेवाओं के रूप में कार्य करती है, या किसी संस्थान के आंतरिक भाग में भी क्या है, सेवा संस्थान के रूप में, जैसे हॉस्पिटल में एक कैंटीन काम कर रही है या कोई फैक्ट्री है उसमें एक हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो इस तरह की संस्थाओं की जो ऑपरेटिंग लागत है उसकी गणना करने के लिए अपने परिचालन लागत का गणना करते हैं या गणना करते हैं। इसके लिए अपने को मुख्य उद्देश्य यही है, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, जो कॉस्टिंग का ही मुख्य उद्देश्य है। प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। दूसरा है कुल लागत ज्ञात करना। तीसरा आपस में तुलना करना, अंतर विभागीय तुलना, या जिस संस्थान से संबंधित, जैसे अपने ट्रक या परिवहन विभाग से करते हैं तो बसों की आपस में तुलना करने के लिए, या मालवाहक है तो आपस में ट्रकों की आंतरिक तुलना करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना के लिए तीन बातें हैं मुख्य। व्ययों का संग्रहण, व्ययों का संग्रहण। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ भी, इकाई का आधार क्या होगा। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आप किन इकाइयों को भाग देंगे, तो ये दो तरीके की होती है, एक सरल सिंपल और दूसरी मिश्रित या कंपाउंड। सरल में अपने यात्री से संबंधित, यदि बस सेवा से संबंधित अपने यूनिट निकालनी है, प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी है, तो उसमें इकाई कौन सी इकाई आधार होगी, तो प्रति यात्री या पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। यदि कंपाउंड अपने निकालना है तो प्रति यात्री पर प्रति किलोमीटर दोनों हो जाएंगे, प्रति यात्री प्रति किलोमीटर आपका कितना खर्चा आ रहा है उससे संबंधित। इसी तरीके से मालवाहक है तो भार टन या प्रति टन किलोमीटर के हिसाब से अपने कंपाउंड इकाई के आधार पर इसकी गणना करेंगे। आगे क्वेश्चन जो हल करोगे उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये बातें हैं। तो सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी या परिचालन लागत की गणना करने के लिए व्ययों का संग्रहण। अब जिस डिपार्टमेंट की अपने जैसे हॉस्पिटल की कर रहे हैं, या मुख्य रूप से इसमें परिवहन, इस चैप्टर में परिवहन से संबंधित क्या है, लागतों के लेखांकन के बारे में बताया गया है। तो परिवहन में अपने उन व्यय, टोटल व्यय जो अपने हो रहे हैं उनको संग्रहण करना, उनको एक सारांशित रूप में लिखना, जिसमें तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग में अपना उस जो यात्रा है उसके संबंध में कौन कौन से खर्चे हुए हैं, तो उसमें ट्रक या ड्राइवर से संबंधित जानकारी, भाड़े के संबंध में जानकारी, तो और तीसरा लॉग बुक जो भरी जाती है। अब लॉग बुक कंडक्टर या ड्राइवर द्वारा भरी जाती है, उसमें प्रति टन या प्रति यात्री आपने कितना भाड़ा वसूल किया, भाड़े से संबंधित आपने उस यात्रा के दौरान कितना खर्चा किया, पेट्रोल डीजल का जो भी है, और उसमें उस ड्राइवर के आप खलासी की जो सैलरी है उसका विवरण, सभी बातों का इसमें संग्रहण किया जाता है। व्यय कौन कौन से व्यय उस अवधि के दौरान, निश्चित अवधि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यदि मंथली आप स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो मंथ के हिसाब से, यदि ईयरली कर रहे हैं तो ईयर के हिसाब से आपने उस ट्रक पर कितना खर्चा हुआ, डीजल का, पेट्रोल का, मरम्मत का, इन सभी व्ययों का आप एक तरह एक लॉग बुक में या एक संग्रहण रजिस्टर में आप इसका व्ययों का संग्रहण करोगे। और
उस व्ययों के संग्रहण करने के पश्चात व्ययों का विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभाजन या वर्गीकरण, व्ययों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मैंने बताया आपको दो तरीके से। फर्स्ट, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या स्थायी व्यय। स्थायी व्यय कौन से होते हैं? वो वर्ष समान रहते हैं, जैसे अवधि के आधार पर डेप्रिसिएशन, दूसरा रोड टैक्स, सर्विस चार्जेस, ये पीरियड के अकॉर्डिंग यदि डेप्रिसिएशन है, वैसे अपने उसको वेरिएबल मानते हैं। टाइमली आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो उसको इसमें सम्मिलित करते हैं। इस तरीके से सभी व्ययों को स्थिर जो व्यय है, जैसे वेतन है, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ड्राइवर और खलासी की सैलरी यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आधार पर नहीं दी जाती है, समय के आधार पर दी जा रही है, तो उसको स्थायी खर्चा माना है। इसी तरीके से इंश्योरेंस चार्जेस, तो ये थे जो खर्चे फिक्स बेसिस पे। इसमें डेप्रिसिएशन और ड्राइवर और खलासी का जो वेतन है, उनको यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आधार पर चार्ज करना है तो वो परिवर्तनशील व्यय माने जाएंगे। यदि टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसको अपने क्या मानेंगे? फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा वर्गीकरण है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं? पहला है डीजल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डेप्रिसिएशन, यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आधार पर, जैसे बस या ट्रक पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, यदि वो दूरी के हिसाब से चार्ज कर रहे हो तो उस हिसाब से इसमें वेरिएबल में आएगा। इसी तरीके से जो भी खर्चे उस यात्रा के दौरान हो रहे हैं तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसमें ड्राइवर की सैलरी, यदि आप एक्टिविटी बेस्ड है तो उसको इसमें शामिल करोगे। फ्यूल चार्जेस, दूसरा है रिपेयर, मरम्मत है तो मरम्मत जब गाड़ी चलेगी तभी उसकी मरम्मत कराई जाएगी। तो ये भी क्या है? इस तरीके से इन व्ययों का संग्रहण और उसका वर्गीकरण किया जाता है। फिर आप जिस यूनिट के आधार पर इन व्ययों का संग्रहण करने के बाद में अपने जिस हिसाब से इनको प्रति यूनिट या इकाई के आधार पर यूनिट कॉस्ट का गणना कर सकते हो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी, परिचालन से संबंधित यदि बसों के संबंध में अपने गणना करते हैं तो परिवहन विभाग में यदि गणना की जाती है तो इसमें इकाई को दो तरीके से, एक वाणिज्यिक आधार पर और एक एब्सोल्यूट बेसिस, परिशुद्ध किलोमीटर के आधार पर गणना की जाती है। परिवहन विभाग में इकाई की गणना क्या है? परिशुद्ध किलोमीटर के आधार पर, और दूसरा है वाणिज्यिक आधार पर, वाणिज्यिक किलोमीटर के आधार पर गणना की जाती है। परिशुद्ध एब्सोल्यूट किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाणिज्यिक किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दो बातें हैं। इसमें जैसे एक मालवाहक है,
वो जयपुर से रवाना होकर, फॉर एग्जाम्पल जयपुर से रवाना होता है 10 टन माल लेकर और वो अजमेर जाता है, वहां उसने 2 टन माल उतार दिया, फिर भीलवाड़ा जाता है, वहां 3 टन माल उतार दिया है, फिर उदयपुर जाता है और पूरा का पूरा सामान 5 टन माल वहां उतार दिया है। और उन दोनों की आपस में दूरी है जयपुर से अजमेर की 130 किलोमीटर और यहाँ से भीलवाड़ा की 137 किलोमीटर और ये है 200 किलोमीटर। और जयपुर से वो उदयपुर से वापस खाली क्या है ट्रक जयपुर जाता है। तो वाणिज्यिक या परिशुद्ध किलोमीटर के आधार पर यदि गणना करेंगे तो उसमें टोटल दूरी कितनी हो गई, इसमें उनका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसको ए मान लेते हैं, या जयपुर से अजमेर कितनी दूरी है 130 किलोमीटर, कितना माल लेके गया है 10 टन, 1300 किलोमीटर हो गया। अब अजमेर से भीलवाड़ा जा रहा है तो 137 इंटू 2 टन उतार दिया है यहाँ पे अजमेर में, बाकी 8 टन माल वहां लेके जा रहा है तो 8 टन के हिसाब से। और तीसरा भीलवाड़ा से उदयपुर 200 किलोमीटर और कितना माल लेके जा रहा है वो 3 टन वहां भीलवाड़ा में उतार दिया है। तो 5 टन लेके जा रहा है, तो यहाँ पूरा पूरा यहाँ खाली कर देता है। भीलवाड़ा से उदयपुर की दूरी, अब उदयपुर से जयपुर कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, 437 किलोमीटर 67 किलोमीटर दूरी होती है, तो कुछ भी लेके नहीं जा रहा है तो 0। तो इसी आधार पर इन दोनों में ये है सिमिलरिटी या असमानता कर लो। इसमें ये असमानता है, उदयपुर से जयपुर यदि माल लेके जा रहा है तो वो खाली जा रहा है तो उसका कोई भी किलोमीटर काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इन सभी का टोटल करके आपने टोटल इकाई जो आपने दूरी या यात्रा तय की है बाहर सहित, तो प्रति टन किलोमीटर या प्रति किलोमीटर टन के हिसाब से अपने इसकी गणना कर लेंगे। और जो खर्चा आ रहा है उसका टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है उससे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट या प्रति टन किलोमीटर खर्चा कितना आ रहा है वो आपको इकाई के आधार पर मिल जाएगा। और यदि वाणिज्यिक आधार पर अपने कैलकुलेट करते हैं, ये था परिशुद्ध गणना के आधार पर। इसी क्वेश्चन को यदि वाणिज्यिक आधार पर करते हैं तो इसमें आप औसत रूप से जो दूरी तय की गई है उसको निकाल लो, भार का औसत, भार का औसत पहले 10 था, फिर 8 किलोमीटर, फिर 5 और फिर 0, और इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 18 5 23 बटा 4, तो 4 5 20, 7 28। ये औसत भार का क्या किया उसने, इन दूरियों में औसत भार इतना 5.75 टन उसने भार को आने जाने में लेकर गया है। और टोटल दूरी हो गई 467 इंटू 2, तो 7 में 14, 6 में 12, 13 और 4 में 8 और 1 934 किलोमीटर आपकी आने जाने की टोटल दूरी होगी। तो इस भार से आपको औसत भार इंटू दूरी से मल्टीप्लाई करके आप इसको वाणिज्यिक टन किलोमीटर आप ज्ञात कर सकते हो या परिशुद्ध टन किलोमीटर आप ज्ञात कर सकते हो। तो परिशुद्ध टन किलोमीटर में आपने जितनी दूरी उस भार का सही इंडिविजुअल रूप से कैलकुलेट करना है, और इसमें आपको भार का औसत लेना है। जितनी दूरी आपने जितने क्रम्स इसमें काउंट किए गए, जैसे 10 किलोमीटर 10 टन लेके गया, फिर 8 टन, फिर 5 टन, फिर 0 टन, तो 0 को भी इसमें शामिल करना है। तो इस तरीके से अपने इनकी गणना कर सकते हैं और उस दूरी के आधार पर अपने इकाई का निर्धारण कर सकते हैं। इकाई का निर्धारण करने के बाद में आपकी जो इकाई आ रही है उससे आप टोटल खर्चे को
यदि इसी औसत इकाई से या औसत दूरी या औसत प्रतिटन से डिवाइड करोगे तो आपकी पर किलोमीटर का जो खर्चा आएगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। उसी के आधार पर अपनी निर्णय ले सकते हैं भी संस्थान का जो परिवहन विभाग की जो बस है या जो भी मालवाहक ट्रक है वो प्रॉफिट में चल रहा है या उसमें और खर्चों में कमी करनी है या नहीं करनी है, इसके संबंध में अपने निर्णय ले सकते हैं। या कोई आगामी आपको ऑर्डर आ रहा है तो आप उसके हिसाब से अपनी इसमें उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है संबंध में निर्णय ले सकते हो। आगे की क्लास में अपने एक बड़ा क्वेश्चन या इससे संबंधित नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।